यह एक बेटी की कहानी है जो अपने सास ससुर के साथ साथ अपने माँ बाप की सेवा भी करना जानती थी। एक बार प्लीज़ पूरी अवश्य सुनना और अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। सुबह सुबह सविता जल्दी जल्दी काम निपटाने में लगी थी। चूल्हे पर सब्जी चढ़ी थी, तवे पर पराठे सेक रहे थे, हाथ तेजी से चल रहे थे। उसकी हर हरकत में एक अजीब सी बेचैनी थी। शारीरिक तौर पर वह यहाँ थी, मगर मन कहीं और था। बगल के कमरे में उसकी सास श्रीमती शारदा देवी जी बैठकर बिस्तर से उठ गई थी। कुकर की सीटी और बर्तनों की आवाज़ ने उन्हें जगा दिया था। उन्होंने घड़ी की ओर देखा, अभी सिर्फ 6:30 बजे थे। माथे पर हल्की सी सिकन पड़ी। आज रविवार है और रविवार को हमारे घर में तो 11 बजे से पहले कोई नाश्ता नहीं करता। फिर बहू इतनी सुबह सुबह उठकर क्या कर रही है? कोई बात तो ज़रूर है। दूसरी ओर महेश जी अपनी कुर्सी पर बैठे अखबार के पन्ने पलट रहे थे। खबरें पढ़ने में पूरी तरह मग्न थे। कुछ ही देर बाद सविता काम निपटाकर कमरे में चली गई। फिर तैयार होकर सास ससुर के कमरे में दाखिल हुई। उसने पहले सास और फिर ससुर के पैर छुए। माँ जी, बाबू जी। उसकी आवाज़ में हिचकिचाहट साफ झलक रही थी। मैं आज अपने मायके जा रही हूँ। शारदा जी का चेहरा तन गया और महेश जी ने अखबार नीचे रख दिया। दोनों की निगाहें एक साथ सविता पर टिक गईं। क्यों? 1 हफ्ता भी नहीं हुआ जब तुम मायके होकर आई थी, फिर आज कौन सी ज़रूरत आ पड़ी वहाँ जाने की? शारदा जी ने सवाल किया। सविता ने थोड़ा स्पष्ट कहा, वो माँ की तबीयत ठीक नहीं है। पापा अकेले सब कुछ संभाल रहे हैं। खाना तो वे जैसे तैसे बना रहे हैं। सोचा आज जाकर घर के बाकी काम संभाल लूँ। माँ की दवाइयाँ और टेस्ट रिपोर्ट भी ले आऊँगी। कोई जवाब नहीं आया। कमरे में एक पल को सन्नाटा छा गया। सविता के होंठ कुछ कहने को हिले, मगर शब्द अधर में ही अटक गए। सास ससुर की चुप्पी को वह अच्छी तरह पहचानती थी। वह मौन असहमति से कहीं ज़्यादा गहरा और भारी होता था। थोड़ी देर खड़ी रहने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं मिला तो वह असहज होकर बोली, वैसे माँ जी, मैंने नाश्ता बनाकर रख दिया है। दोपहर के लिए सब्जी भी तैयार है। आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इतना कहने के बाद भी किसी ने कुछ नहीं कहा तो सविता चुपचाप अपने कमरे में लौट आई। इधर शारदा जी और महेश जी एक दूसरे की ओर देखने लगे। हमसे तो बड़ी भूल हो गई, शारदा जी ने ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा। अपने ही शहर की लड़की को बहू बनाकर ले आए। जब भी मन होता है मुँह उठाकर चल पड़ती है। ससुराल तो जैसे होटल हो गया है, जब जी चाहे आओ, जब जी चाहे चले जाओ। महेश जी ने भी हामी भरी और गुस्से में अखबार मोड़ते हुए कहा, यह बहुएं तो जितना सिर पर चढ़ाओ उतना ही चढ़ती हैं। हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ, पिछली बार गए हुए, अब भी मायके जाने की तैयारी। आज जाती है तो चली जाए, लेकिन आइंदा से समझा देना बहू को। शारदा जी की आंखों में अब खींच के साथ साथ नाराज़गी भी दिखने लगी। उन्होंने महेश जी की बात पर सहमत जताते हुए कहा, सही कहते हैं आप। बहू की लगाम कसकर रखनी पड़ेगी। रोज़ रोज़ मायके जाना हमारे यहाँ नहीं चलेगा। अब तो जैसे बहू नहीं कोई मेहमान हो गई। 2 दिन यहाँ तो तीसरे दिन वहाँ। फिर महेश जी बोले, और वो रोहित भी तो कुछ नहीं कहता। उसे शायद बीबी के आगे बोलने की हिम्मत ही नहीं होती। जोरू का गुलाम कहीं का। उधर सविता अपने कमरे में बिस्तर पर बैठी थी, मगर ध्यान तो उसका मायके में ही लगा था। उसके गालों पर गर्म आंसू चुपचाप बह रहे थे। हर बार यही तो होता था। मायके जाने की बात छेड़ते ही घर में तनाव की दीवार खड़ी हो जाती। उसका इकलौता भाई अब अमेरिका में था। पिछले साल ही कंपनी में उसे 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर भेजा था। उसकी अनुपस्थिति में माता पिता की जिम्मेदारी संभालने वाली सविता तो थी। कभी माँ की तबीयत खराब तो कभी पापा की। अगर मैं नहीं देखूंगी तो कौन देखेगा? आंखों से गिरते आंसू उसकी गोद में रखे दुपट्टे को भिगो गए, मगर उसने खुद को संभाला, बैग उठाया, स्कूटर की चाबी ली और निकल पड़ी। रोहित अभी तक अपने कमरे में सो रहा था। सविता ने उसे रात को ही बता दिया था कि वह मायके जा रही है, तो रोहित ने बस इतना ही कहा था, जाना है तो जाओ, लेकिन माँ पापा को थोड़ा मना लो।
तुम अगर थोड़ी बातों को बैलेंस कर लो तो बात नहीं बिगड़ेगी। रोहित जानता था कि सविता की मंशा गलत नहीं है। वह एक संवेदनशील पति था, लेकिन माता पिता की भावनाओं को भी समझता था। उसका बस यही सोचना था कि सविता दोनों घरों की जिम्मेदारी को संतुलित रूप से निभाए, ताकि किसी को शिकायत का कोई मौका ना मिले। हे भगवान, बस मेरी माँ की तबीयत ठीक हो जाए। पापा की तबीयत भी कहाँ ठीक रहती है। ना जाने मैं अकेले घर का काम कैसे कर रही हूँ। सोचते सोचते सविता की आंखें फिर से नम हो गईं। सविता जब अपने मायके पहुंची तो देखा माँ बिस्तर पर लेटी थी। चेहरा पीला था और आंखों में थकान उतर आई थी। पापा रसोई से बाहर आते हुए बोले, सविता तू आ गई, बहुत अच्छा किया बेटा। देख, मैंने बेसन का चीला बनाया है, खाकर बता कैसा बना है। सविता के पापा गोपाल जी ने एक टुकड़ा उसके मुंह में डाला तो सविता बोली, वाह बहुत अच्छा बना है पापा। चलिए अब आप बैठिए, मैं और बनाकर लाती हूँ। सविता के पापा हंसते हुए बोले, अरे मैं बना लूँगा, तो चिंता मत कर। अब मैं आ गई हूँ ना, थोड़ी देर आराम कीजिए, मैं सब संभाल लूँगी। उसने पर्स एक ओर रखा और तुरंत काम में जुट गई। नाश्ता निपटाने के बाद उसने घर की हालत देखी। बर्तन एक कोने में जूठे पड़े थे, कुछ कपड़े बालकनी में टंगे थे, कुछ वॉशिंग मशीन में पड़े थे, फर्श पर भी गंदगी थी। पिछले 1 महीने से काम वाली बाई नहीं आ रही थी और माँ की तबीयत भी ठीक नहीं थी। सविता ने पहले घर की सफाई की, बर्तन मांजे, कपड़े धोए, फिर झाड़ू पोछा करके पूरा घर चमका दिया। बाकी दवाइयों की याद आई तो पर्ची लेकर निकलने को हुई, लेकिन तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजे पर उसका पति रोहित खड़ा था। तुम थक जाओगी, सोचा कि तुम्हारी मदद कर दूं। रोहित ने कहा, मैं अभी बस दवाइयाँ लेने जा रही हूँ, मेडिकल रिपोर्ट भी लेनी थी। सविता बोली, तुम रहने दो। रोहित ने कहा, रिपोर्ट और दवाइयाँ मैं ले आता हूँ। रोहित के इस केयरिंग नेचर को सविता और उसके माता पिता बहुत सराहते थे। रोहित ने माँ पापा से हालचाल पूछा, मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ लेकर आया और रिपोर्ट्स भी समय पर लाकर दे दी। कुछ घंटों में दोनों ने मिलकर घर को फिर से सजा दिया। सविता को लगा जैसे मायका फिर से सांस लेने लगा हो। शाम होते ही सविता ने विदा ली। माँ लता जी ने हाथ पकड़कर कहा, चिंता मत करना, तुम दोनों के हंसते चेहरे देखकर ही तबीयत अच्छी महसूस होने लगी है। स्कूटर स्टार्ट हुआ और ससुराल की तरफ बढ़ चला। रोहित ने गाड़ी से उसे फॉलो किया। जब वे दोनों घर पहुंचे तो रोहित ने झट से कहा, तुम रसोई में मत जाना, मैं खाना बाहर से मंगवा लेता हूँ। कभी कभी बाहर का खाना भी ठीक होता है। सविता के चेहरे पर थकावट साफ दिख रही थी, लेकिन सुकून भी था। लेकिन जैसे ही वह ड्राइंग रूम में पहुंची, सामने सास ससुर बैठे थे। उनकी आंखों में ना तो चिंता थी, ना ही हमदर्दी, बस तिरछी निगाहें और खामोश सवाल। अभी वह अपने कमरे तक भी नहीं पहुंची थी। सासू माँ की आवाज़ ने उसके कदम रोक दिए। अब फुर्सत मिली है तुम्हें घर लौटने की, सारा काम कब पड़ा है। अब जल्दी से डिनर की तैयारी कर लो, जाने कब बनेगा और कब मिलेगा खाने को। शब्द तीर की तरह चुभे। उसे लगा था कि सास ससुर उससे उसकी माँ का हालचाल पूछेंगे, लेकिन यहाँ तो इन लोगों को अपनी चिंता सता रही थी। जवाब में सरिता झुकी नज़रों के साथ कुछ कहने जा रही थी कि तभी रोहित की आवाज़ गूंजी, माँ मैंने डिनर ऑर्डर कर दिया है, आता ही होगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। बाहर का खाना। शारदा जी लगभग चौंक कर बोली, तू क्या चाहता है बेटा। जैसे बहू की माँ वहाँ बिस्तर पर पड़ी है, वैसे हम भी बिस्तर पकड़ लें। बाहर का खाना खिलाकर बीमार करने का इरादा है तुम्हारा। रोहित ने शांत स्वर में जवाब दिया, अरे नहीं माँ, कभी कभी तो चलता है। सविता सुबह से मायके में काम कर रही थी, थक गई है। एक दिन बाहर का खाना खा लेंगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। सविता चुपचाप खड़ी रही। शारदा जी ने तीखे स्वर में कहा, ठीक है, आज बाहर से खा लेंगे, लेकिन यह हर बार का काम नहीं होना चाहिए। महेश जी जो अब तक खामोश थे कहने लगे, देख रोहित, तू अपनी बीवी का पक्ष तो ले रहा है, लेकिन यह रोज रोज मायके भागने की आदत ठीक नहीं है। बहू है, ससुराल की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। 2-4 महीने में कभी तीज त्योहार पर जाए तो अच्छा लगता है, लेकिन यह रोज रोज। बाबूजी, बात अच्छे या बुरे की तो है ही नहीं।
उसकी मम्मी की तबीयत सच में ठीक नहीं है, उन्हें ज़रूरत थी सविता की। रोहित ने कहा, अरे अब बुढ़ापा है तो कुछ ना कुछ तो लगा ही रहेगा। ऐसे में उनके बेटे को होना चाहिए था उनके पास, विदेश जाकर बैठा रहे और यहाँ परेशानी हमें उठानी पड़ रही है। शारदा जी तीखे लहजे में बोली। सविता का मन भारी हो गया। माँ जी, 3 साल के लिए गए हैं, 1 साल तो बीत चुका है, 2 साल भी निकल ही जाएंगे, तो क्या तब तक तुम यही सब करने वाली हो? सास ने कटाक्ष किया। सविता ने पलटकर जवाब देने की कोशिश की। माँ जी की तबीयत, लेकिन उसकी आवाज़ कमज़ोर पड़ गई। रोहित ने उसका कंधा हल्के से दबाया और इशारों में ही उसे चुप रहने को कह दिया। तभी दरवाजे की घंटी बजी। खाना आ गया था। रोहित ने टेबल पर खाना लगाया और सविता से बोला, तुम हाथ मुँह धो लो, मैं प्लेट्स लगा देता हूँ। सविता मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी आंखों में नमी थी। डिनर के बाद दोनों कमरे में आए तो रोहित सविता के पास बैठ गया। सविता, माँ पापा की बातों को दिल से मत लगाना, वे बस पुराने ख्यालों के हैं। रोहित, मैं कोशिश करती हूँ। सविता की आवाज़ भर आई, लेकिन माँ बीमार है, पापा अकेले हैं, मैं उन्हें कैसे छोड़ दूँ? और यहाँ तो मेरी सांस लेने पर भी सवाल उठते हैं। रोहित ने उसका हाथ थामा। मैं हूँ ना, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह शारदा जी और महेश जी लॉबी में सोफे पर बैठकर टीवी देख रहे थे। रसोई में सविता नाश्ता तैयार कर रही थी। उधर रोहित अपने ऑफिस बैग में फाइलें ठूंस रहा था। बार बार घड़ी की ओर देख रहा था। सविता, मैं निकल रहा हूँ। उसने रसोई की ओर आवाज़ लगाई। हाँ, नाश्ता टेबल पर रख दिया है, सविता ने जवाब दिया, लेकिन उसका मन कहीं और था। वह मायके की चिंता में डूबी थी। माँ की तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं थी और काम वाली बाई के न आने से घर का काम पापा के कंधों पर था। उसने कुछ सोचा, तभी उसे अपने मायके के पड़ोस में रहने वाली बिमला आंटी की याद आई। उसने फटाफट फ़ोन उठाया और नंबर डायल किया। हाँ सविता बेटा, सब ठीक है। विमला आंटी की गर्मजोशी भरी आवाज़ सुनकर सविता ने थोड़ा सुकून मिला। हाँ आंटी, बस माँ की तबीयत की चिंता थी और काम वाली बाई भी तो नहीं आ रही है। क्या आप कोई भरोसेमंद बाई का इंतज़ाम कर सकती हैं? अरे बेटा, ये तो छोटी सी बात है। विमला आंटी हंसते हुए बोली, मैं देखती हूँ, तो फिक्र मत कर। सविता ने फ़ोन रखा और नाश्ता टेबल पर सजाया। शारदा जी और महेश जी चुपचाप खाने बैठे। उसी खामोशी में कल की नाराज़गी की हल्की सी गंध थी, लेकिन सविता ने ध्यान नहीं दिया। वह अपनी सोच में ही गुम थी। दोपहर का खाना निपटाने के बाद सविता को मार्केट जाना था। घर की सब्जियां खत्म हो चुकी थीं और कुछ दूसरा सामान भी लाना था। उसने सोचा, सब काम एक साथ निपटा लेती हूँ। मार्केट में दुकानदारों से मोल भाव करते हुए उसने जल्दी जल्दी सामान खरीदा और वह सब्जी की दुकान की ओर बढ़ रही थी कि विमला आंटी का फ़ोन आया। सविता, मैंने एक बाई से बात कर ली है। विमला आंटी की आवाज़ में उत्साह था। काम दिल लगाकर करती है और ईमानदार भी है। तू एक बार आ जा और उसे सारा काम समझा दे। आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सविता की आवाज़ में राहत थी। मैं अभी आती हूँ। उसने स्कूटर मायके की ओर मोड़ लिया। ससुराल को बताने का मतलब था ताने सुनना। फिर क्या मालूम वह जाने भी देंगे या नहीं। इसलिए उसने रोहित को फ़ोन किया। रोहित, मैं थोड़ी देर के लिए मायके जा रही हूँ। माँ के लिए बाई का इंतज़ाम हो गया है, उसे काम समझाने जा रही हूँ। ठीक है सविता, रोहित ने जवाब दिया। मायके पहुंचकर उसने नई बाई पूजा को सारा काम समझा दिया। पूजा, माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती तो खाना हल्का बनाना, बर्तन रोज़ 2 बार धोने हैं और कपड़े भी टाइम पर। पूजा ने सिर हिलाया। जी दीदी, सब समझ गई। सविता ने माँ पापा से पूजा की तनख्वाह और टाइमिंग तय की। फिर सब्जी लेने मार्केट वापस चली गई। सब्जी की खरीदारी करते करते शाम ढल चुकी थी। घर लौटते वक्त सड़कों पर ट्रैफिक ने उसे और देर करवा दी। उधर रोहित ऑफिस से घर लौट चुका था। रोहित बेटा, यह सविता कहाँ रह गई? अभी तक नहीं पहुँची और फ़ोन भी नहीं लग रहा है। शारदा जी ने शिकायत भरे लहजे में कहा। रोहित ने फ़ोन चेक किया और बोला, माँ, फ़ोन शायद स्विच ऑफ हो गया होगा। बस उससे बात हुई थी मेरी, बता रही थी कि थोड़ा काम है मायके में, बस आती होगी। लो, हम चाय के लिए बैठे हैं और उसे क्या मालूम।
रोज का ड्रामा कब बंद होगा। उसी समय दरवाज़ा खुला और सविता अंदर आई। हाथों में सब्जियों का थैला था और चेहरा थकान से भरा हुआ था। शारदा जी उसे देखते ही बोली, क्यों बहू, यहाँ से तो सब्जी का नाम लेकर निकली थी और फिर अपनी माँ के घर चली गई। सविता ने थैला रसोई में रखा और शांत स्वर में जवाब दिया, माँ जी, बस थोड़ा सा काम था। माँ के घर काम करने के लिए बाई का इंतजाम करवाना था। वहाँ बिमला आंटी रहती है ना, उन्होंने बाई ढूंढ दी। अब मुझे बार बार नहीं जाना पड़ेगा। यह सुनते ही शारदा जी और महेश जी के चेहरों पर संतुष्टि के भाव पसर गए। यही तो चाहते थे वे भी। फिर शारदा जी ने सिर हिलाया और बोली, अच्छा अच्छा, यह ठीक किया तुमने। चलो अब सबके लिए चाय बनाकर ले आओ। हाँ, सुबह के बर्तन भी जूठे पड़े हैं, काम वाली बाई भी नहीं आई है, वो भी धो देना। थकी हारी सविता चुपचाप रसोई में चली गई। रोहित भी हाथ मुंह धोकर रसोई में आ गया। जब तक तुम बर्तन धोती हो मैं चाय बना लेता हूँ, साथ बैठकर पियेंगे। अरे रहने दो, आप ही से अभी अभी लौटे हैं, चाय मैं बना लूँगी। बिल्कुल नहीं, आज तो चाय मेरे हाथों से ही बनेगी, घबराओ नहीं, चीनी की जगह नमक नहीं डालूँगा। दोनों एक साथ खिलखिलाकर हंस पड़े। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। अब सविता की माँ की तबीयत थोड़ी संभल गई थी। सविता की चिंता थोड़ी कम हो गई थी। साथ ही उसके घर में भी शांति फिर से लौट आई थी। शारदा जी और महेश जी भी अपनी बहू से पूरी तरह संतुष्ट थे और संतुष्टि का कारण यही था कि पूरे 25 दिन हो गए थे और सविता अपने मायके नहीं गई थी। किसी काम वाली बाई की तरह दिन रात उनकी सेवा में जुटी थी। आज रविवार था। दोपहर के खाने के बाद सविता रसोई की सफाई कर रही थी। बाहर लॉबी में शारदा जी, महेश जी और रोहित एक साथ बैठकर टीवी देख रहे थे। टीवी पर कोई पुरानी फिल्म चल रही थी। तभी शारदा जी का फोन बजा। स्क्रीन पर उनकी बेटी सोनल का नाम चमका। हाँ सोनल बेटा, सब ठीक है। शारदा जी की आवाज़ में उत्साह था। फ़ोन पर कुछ देर बात हुई और जैसे ही उन्होंने फ़ोन रखा उनका चेहरा खुशी से चमक उठा। अरे बहू, उन्होंने रसोई की ओर आवाज़ लगाई, सोनल शाम को अपने बच्चों के साथ आ रही है, पूरा 1 हफ्ता यहाँ रहेगी, उनके लिए स्पेशल खाना तैयार कर देना। सविता ने रसोई से जवाब दिया, जी माँ जी, मैं तैयारी शुरू करती हूँ। हाँ, और सुन, शारदा जी ने उत्साह में कहा, सोनल को मिक्स वेज बहुत पसंद है, वो बना देना और बच्चों को पनीर की सब्जी के साथ कुछ मीठा भी खीर बना देना। ठीक है माँ जी, सविता ने जवाब दिया और रसोई में सामान जुटाने लगी। वह जैसे ही सब्जियां काटने बैठी तभी उसका फ़ोन बज उठा। स्क्रीन पर माँ का नंबर देखकर उसका दिल धक से रह गया। उसने फ़ोन उठाया। हाँ माँ, सब ठीक है ना? सविता बेटा, माँ लता जी की आवाज़ में घबराहट थी। तेरे पापा की खांसी रुकने का नाम नहीं ले रही है। मैंने डॉक्टर को कॉल कर दिया है। सविता के पसीने छूटने लगे, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। फ़ोन हाथ में थामे वह रसोई से बाहर निकली, जहाँ रोहित, शारदा जी और महेश जी बैठे थे। रोहित ने उसकी हालत देखी तो तुरंत उठ गया। क्या हुआ सविता? माँ का फ़ोन था। सविता की आवाज़ में घबराहट थी। पापा की खांसी बहुत बढ़ गई है, उनकी हालत ख़राब है, वैसे भी वे दमा के मरीज हैं, लगता है अस्थमा का अटैक आया है। डॉक्टर को उन्होंने फ़ोन करके बुला लिया है, लेकिन मुझे अभी जाना होगा। यह सुनते ही शारदा जी और महेश जी एक दूसरे की ओर हैरानी से देखने लगे। सविता ने रोहित की ओर देखा और बोली, रात को खाना हम बाहर से मंगवा लेंगे, लेकिन अभी मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। शारदा जी ने भौहें सिकोड़कर तीखे लहजे में कहा, लो, अब तक माँ बीमार थी और अब पापा बीमार, मुझे समझ नहीं आता यह तमाशा कब तक चलेगा। रोहित ने बीच में टोकते हुए कहा, माँ प्लीज अभी यह सब बातें मत करो, सविता के पापा की तबीयत गंभीर है। महेश जी ने गुस्से में टीवी का रिमोट सोफे पर पटका और बोले, अभी क्यों नहीं, जो बात होगी अभी होगी, बहुत हो गया यह सब। शारदा जी ने सविता की ओर देखते हुए कहा, देख बहू, डॉक्टर को तेरी माँ ने बुला ही लिया है, वो इलाज भी कर देगा, फिर तुझे वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है। मायके से ज़्यादा अब ससुराल पर ध्यान दो। छोटी छोटी बातों पर वहाँ चले जाना सरासर गलत है। तुम्हारे माँ बाप ने शादी करके तुम्हें यहाँ भेजा है, अब वो घर तुम्हारा नहीं, यही है घर तुम्हारा। मायका भूलकर ससुराल की जिम्मेदारियाँ निभाओ।
सविता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने गहरी सांस ली और दृढ़ स्वर में कहा, माँ जी, जब से मैं इस घर में आई हूँ ससुराल की जिम्मेदारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन मेरे मम्मी पापा भी मेरे अपने हैं। बेशक मेरी शादी हो गई है, लेकिन उनके साथ साथ मेरा खून का रिश्ता तो नहीं टूटा। मेरे रंगों में उनका ही खून दौड़ता है। मैं आज भी उनकी बेटी हूँ और वे मेरे माँ बाप हैं। शारदा जी ने तुरंत जवाब दिया, हमने कब कहा कि वे तेरे माँ बाप नहीं हैं। हम तो बस इतना कह रहे हैं कि शादी के बाद बेटी को ससुराल का ध्यान देना चाहिए, मायके पर नहीं। तेरे माँ बाप की जिम्मेदारियाँ तेरा भाई देखे, यह तेरा काम नहीं है। यह सुनकर रोहित के शब्द का बांध टूट गया। वह गुस्से से बोला, बस कीजिए माँ, एक तो सविता के पापा बीमार हैं, ऊपर से आप कुछ समझने को तैयार नहीं। महेश जी ने तीखी नज़रों से रोहित की ओर देखा। समझने को तू तैयार नहीं है बेटा, जोरू का गुलाम बनकर उसकी हाँ में हाँ मिलाता फिरता है। शर्म नहीं आती? तेरी बातों का कोई भूल नहीं रहा तेरे लिए, लेकिन अब बहुत हुआ, आज तो फैसला होकर रहेगा। रोहित का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उसने जोर से कहा, ठीक है, आप फैसला चाहते हैं ना, तो सुन लीजिए मेरा फैसला। हम आज यह घर छोड़कर जा रहे हैं। क्या कहा तूने? शारदा जी की आवाज़ कांप रही थी। उनकी आंखें गुस्से और सदमे से फैल गईं। हमें छोड़ने की बात कर रहे हो? अपने माँ बाप को, जिन्होंने तुझे इस दुनिया में लाया है, तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, पढ़ाया लिखाया। आज तो जो कुछ भी है हमारी बदौलत है। तेरी इच्छाएं पूरी करने के लिए हमने ना जाने कितने समझौते किए, लेकिन तुझे कभी कमी नहीं होने दी। और आज तू पल भर की इस लड़की के लिए हमें छोड़ने की बातें कर रहा है। रोहित ने गहरी सांस ली और शांत लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब दिया, माँ बापूजी, आपने जो बातें अभी कही, क्या वही बातें सविता पर लागू नहीं होती? उसके माँ बाप ने भी उसे जन्म दिया है, उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, उसे पढ़ाया लिखाया है। उन्होंने भी अपनी बेटी के लिए ज़िंदगी में ना जाने कितने समझौते किए होंगे। उसकी शादी के लिए ना जाने कितने मुश्किलों से पैसों का इंतजाम किया होगा ताकि वह खुश रहे। तो क्या उसका फ़र्ज नहीं बनता कि अपने माँ बाप के दुख तकलीफ़ में उनके साथ खड़ी रहे? माँ बाप तो माँ बाप हैं, चाहे मेरे हों या सविता के। माँ बाप के प्रति फर्ज निभाने में भेदभाव कैसा? और अगर सविता अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकती तो मुझे क्या हक है कि मैं उससे आप लोगों की सेवा की उम्मीद करूं? कमरे में सन्नाटा छा गया। शारदा जी और महेश जी एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनके पास कोई जवाब नहीं था। सविता की आंखें भर आईं। उसके शब्दों को रोहित ने अपनी आवाज़ दी, लेकिन शारदा जी और महेश जी बिल्कुल चुप थे। रोहित ने कार की चाबी उठाई। चलो सविता, पहले तुम्हारे पापा को संभालना जरूरी है, बाकी बातें बाद में देखेंगे। सविता ने नजरें झुका ली। कुछ कहे बिना वह रोहित के पीछे चल दी। सविता के घर पहुंचते ही माँ लता जी ने दरवाज़ा खोला। डॉक्टर अभी आए थे बेटा, इंजेक्शन दिए हैं, कह रहे हैं अगर समय पर इलाज ना होता तो खतरा बढ़ जाता। सविता पापा के पास बैठ गई, उनका माथा सहलाया और धीरे से कहा, पापा अब सब ठीक हो जाएगा, मैं यही हूँ। गोपाल जी ने उसकी उंगलियां थामी और एक मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। रोहित एक कोने में खड़ा यह सब देख रहा था। बेटी और पिता के बीच का एक दृश्य, लेकिन बेहद मजबूत डोर। डॉक्टर ने दवाइयाँ लिखी और टेस्ट करवाने को कहा तो रोहित और सविता पापा को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर टेस्ट करवाने ले गए। उसी शाम दरवाजे पर दस्तक हुई। सविता ने दरवाज़ा खोला। सामने शारदा जी और महेश जी खड़े थे। हाथ में घर के बने खाने का टिफिन था, जिसमें गोपाल जी के लिए खिचड़ी और बाकी लोगों के लिए रोटी सब्जी थी। सविता हैरानी से उन्हें देखती रह गई। शारदा जी ने टिफिन टेबल पर रखा और फिर गोपाल जी का हालचाल पूछने लगे। कुछ देर बाद जब शारदा जी और महेश जी वापस जाने लगे तो सविता चुपचाप उनके साथ दरवाजे तक आई। दरवाजे की चौखट पर रुकते हुए शारदा जी ने उसका हाथ थामा और पहली बार एक माँ की तरह मुस्कुराकर बोली, बेटी अपने पापा का पूरा ध्यान रखना, जब तक वे ठीक नहीं हो जाते यही रहो, बाकी चिंता मत करना, मैं सब संभाल लूँगी। शायद उन्हें समझ आ चुका था कि बहू कोई जानवर नहीं जिसे भाड़े पर लाए और खूंटे से बांध दिया जाए। वह भी इंसान है, जिससे अपनी स्वतंत्रता बाकी इंसानों की तरह प्यारी है।
सविता स्तब्ध रह गई। वह कुछ कहना चाहती थी पर शब्द नहीं मिले। भरी आंखों के साथ उसने झुककर ससुर के पैर छुए और अंदर आ गई। सबने मिलकर टिफिन में से खाना निकाला और एक साथ खाया। रोहित उसी रात लौट गया था, लेकिन जब 2 दिन बाद सविता मायके से लौटकर अपने ससुराल आई तो घर की हवा कुछ बदली बदली सी थी। अब घर का माहौल पहले जैसा बोझिल नहीं था। जिन सास ससुर की हर बात में कड़वाहट का जहर घुला रहता था, आज उनके लहजे में ममता और प्रेम की मिठास घुल चुकी थी। घर वही था, लोग वही थे, बस सोचने का नज़रिया बदल गया था। अब हर बात में बहू को आदेश नहीं दिया जाता था, बल्कि राय ली जाती थी। वह अभी भी बहू बनकर ससुराल के सारे फर्ज निभाती थी, लेकिन कठिन परिस्थितियों में तुरंत माँ बाप के पास जाकर उनका सहारा बन जाती, क्योंकि बहू होने के साथ साथ वह एक बेटी भी थी। आप सभी को हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। राधे राधे।